नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को देखेंगे और ख़ास करके इस वीडियो में हम लोग अधिगम से संबंधित जो थार्नडाइक महोदय का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि अधिगम के सिद्धांत होते क्या हैं, यानी सिद्धांत का अर्थ क्या होता है और सिद्धांत क्यों बनाए जाते हैं। तो जो सिद्धांत होते हैं वो हमें यह बताते हैं कि व्यक्ति क्यों सीखता है, व्यक्ति कैसे सीखता है तथा व्यक्ति क्या सीखता है। यानी अधिगम से संबंधित क्यों, कैसे तथा क्या का उत्तर जब मिल जाता है तो जिन कारणों से, जिन तथ्यों से वह उत्तर मिलता है उन्हें ही हम सिद्धांत कहते हैं। यानी सिद्धांत के माध्यम से ही हम यह समझ पाते हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए तथा कैसे सीखना चाहिए और किन परिस्थितियों में सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए। यह अधिगम के सिद्धांत ही हमें बताते हैं। तो यह जो अधिगम संबंधी सिद्धांत हैं इसको दो तरह के मान्यता रखने वाले मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पहला है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के द्वारा तथा दूसरा है संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक के द्वारा। यानी व्यवहारवादी जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत जितने भी मनोवैज्ञानिक आते हैं वह सभी व्यवहारवादी को यानी व्यवहारवाद को मानने वाले आते हैं, जबकि जो संज्ञानवादी विचारधारा के अंतर्गत जितने मनोवैज्ञानिक आते हैं वह संज्ञानवाद को मानने वाले मनोवैज्ञानिक होते हैं। तो जो व्यवहारवादी सिद्धांत है इसके अंतर्गत जितने मनोवैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि जो व्यक्ति सीखता है वह उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार सीखता है, और जो संज्ञानवादी विचारधारा के मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो बालक सीखता है वह उद्दीपन सिद्धांत यानी आरआर थ्योरी के द्वारा सीखता है। यह जो व्यवहारवादी सिद्धांत है इसके अंतर्गत दो तरह के मनोवैज्ञानिक हैं। पहला है पुनर्बलन सिद्धांत को मानने वाले तथा दूसरे हैं अपुनर्बलन सिद्धांत को मानने वाले। तो इसमें जो पुनर्बलन सिद्धांत को मानने वाले हैं वह है थार्नडाइक, बीएफ स्किनर, पावलोव, सीएल हल तथा मिलर। यह सभी पुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जबकि अपुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत वाटसन, गुथरी तथा स्टेट यह सभी मनोवैज्ञानिक अपुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और यह सभी पुनर्बलन तथा अपुनर्बलन सिद्धांत के जितने मनोवैज्ञानिक हैं सम्मिलित रूप से व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और अगला जो संज्ञानवादी सिद्धांत है इसको दो भागों में बांटा गया है, क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरा आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत वर्दाइमर, कोफका, कोहलर, पियाजे तथा टालमैन आते हैं, जबकि आधुनिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत आशुबेल, ब्रूनर, बंडूरा ये सभी लोग आते हैं। तो हम लोग यह जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत तथा उद्दीपन सिद्धांत है हम लोग इसको समझते हैं कि यह होता क्या है। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत क्या होता है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को इंग्लिश में स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एसआर थ्योरी। इस वर्ग के जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनमें थार्नडाइक, बीएफ स्किनर, पावलोव, हल तथा मिलर आते हैं। यह जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है इसके अनुसार यह कहा जाता है कि जब बालक के समक्ष कोई भी समस्या उत्पन्न होती है जिसको उद्दीपन कहा गया है मनोवैज्ञानिक की भाषा में, तो जब बालक के समक्ष कोई भी समस्या अर्थात उद्दीपन उत्पन्न होता है तो उस उद्दीपन को सॉल्व करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए बालक कुछ क्रियाएं करता है। उस क्रियाओं को इस साइकोलॉजी में अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। तो उस उद्दीपन के समाधान के लिए बालक जब कोई अनुक्रियाएं करता है, रिस्पांस करता है, तो उस रिस्पांस के द्वारा एक बंध बनता है। अगर उस अनुक्रिया के बाद उस समस्या का समाधान सही ढंग से हो जाता है तो बालक के मध्य जो अनुबंधन बनता है, जो संबंध बनता है वह एसआर बांड कहलाता है। और वह बांड तब मजबूत हो जाता है जब बालक को सही परिणाम मिल जाता है। यानी बालक जब समस्या का सही ढंग से समाधान कर पाता है तो उसके बीच जो बंध बनता है वह सुदृढ़ हो जाता है और बहुत मजबूत हो जाता है और बालक उसको बार बार करता है। लेकिन अगर उस समस्या समाधान में जब कोई भी क्रियाकलाप या कोई भी अनुक्रिया जब बालक करता है, उस अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप जब उसका परिणाम सही ढंग से सकारात्मक नहीं आता है बल्कि उस समस्या समाधान को सॉल्व नहीं कर पाता है, तो अनुक्रिया और उद्दीपन के मध्य जो एसआर बॉन्ड बनता है वो कमज़ोर हो जाता है और बालक उस कार्य को फिर दोबारा नहीं कर पाता है।
यानी परिणामों की संतुष्टि से बांड जो है वह मजबूत हो जाता है तथा परिणामों की असंतुष्टि से और जो बांड होता है वह कमजोर हो जाता है और बालक उस प्रक्रिया को फिर दोबारा नहीं दोहराता है। इस प्रकार जो एसआर बांड का बनना ही अधिगम कहलाता है। यानी उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य जब जो एसआर बांड बन जाता है वही बांड अधिगम कहलाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो उद्दीपन अनुक्रिया है, इस उद्दीपन अनुक्रिया में पुनर्बलन का होना बहुत ही आवश्यक है और कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि उद्दीपन को पाने के लिए यानी समस्या समाधान के लिए पुनर्बलन होना बहुत ज़रूरी है। अगर बालक के अंदर रेनफोर्समेंट की प्रक्रिया यानी उसको पुनर्बलित नहीं किया जाएगा तो बालक उस समस्या का समाधान सही ढंग से नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि पुनर्बलन के आधार पर नहीं बल्कि समीपता या बारंबारता के आधार पर जो है यह उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य बांड बनता है। समीपता का मतलब यह हुआ कि जो समस्या उत्पन्न होता है उसी से संबंधित, उसी के करीब में, उसी से संबंधित अगर कोई भी समस्या समाधान पहले हुआ हो या फिर उसी से रिलेटेड कोई दूसरा बांड अगर बनता है तो उसके आधार पे यानी समीपता के आधार पे उस समस्या का समाधान होता है यानी उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य बांड बनता है। इस सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया अपुनर्बलन सिद्धांत कहते हैं और इसके समर्थक के अंतर्गत गुथरी, वाटसन तथा स्टेस यह लोग आते हैं। अब हम लोग उद्दीपन सिद्धांत को देख लेते हैं जिसको आर थ्योरी कहते हैं, नहीं आर नहीं एस थ्योरी। इसके अंतर्गत जो है इसे संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जब व्यक्ति के समक्ष कई समस्याएं या फिर उद्दीपन उत्पन्न होते हैं तो सीखने वाले व्यक्ति को उन विभिन्न उद्दीपनों का अर्थ एवं उनके आपसी संबंधों को समझना होता है। जब व्यक्ति उसके अर्थ, उसके आपसी संबंधों को समझ जाता है तो जैसे ही व्यक्ति उसके आपसी संबंधों को समझ लेता है उसके मानस पटल पे, उसके मस्तिष्क पे उस उद्दीपन परिस्थिति का यानी उस समस्या परिस्थिति का एक संज्ञानात्मक चित्र चित्रित हो जाता है। यानी उसके मानस पटल पे एक संज्ञानात्मक मानचित्र चित्रित हो जाता है और उसी के आधार पे बालक उस समस्या का समाधान करता है। इसके अंतर्गत वर्दाइमर, कुफ्का, कोहलर, पियाजे तथा टालमैन जैसे मनोवैज्ञानिक आते हैं और इनकी विचारधारा को क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। और इसी परंपरा के मनोवैज्ञानिक आशुबेल, ब्रूनर, बंडूरा, नॉर्मैन ये सभी लोग आते हैं और इन लोगों को आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। यानी आशुबेल, ब्रूनर, बंडूरा, नॉर्मैन लोगों को, इन मनोवैज्ञानिकों को आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांतवादी के अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को देख लेते हैं कि थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या होता है। तो थॉर्नडाइक महोदय ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसको इंग्लिश में स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी अर्थात SR थ्योरी बोलते हैं। इसका प्रतिपादन, इस उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड L थॉर्नडाइक के द्वारा 1913 में किया गया। कई बार एग्जाम में यह पूछता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे तथा इन्होंने 1913 में इस उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एनिमल इंटेलिजेंसी, इसका प्रकाशन 1998 में हुआ। यह पुस्तक कई बार यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि एनिमल इंटेलिजेंसी पुस्तक जो है यह किसके द्वारा रचित है, तो यह एडवर्ड L थॉर्नडाइक के द्वारा रचित पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंसी। तथा इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं वह एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक 1912 में प्रकाशित हुआ तथा दूसरी पुस्तक है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। यह इनकी दो अन्य पुस्तकें हैं। यह अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है लेकिन एनिमल इंटेलिजेंसी पुस्तक का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को अन्य नामों से भी जानते हैं। इसके अन्य नाम को जान लेते हैं। पहला है साहचर्य सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में एसोसिएशन थ्योरी बोलते हैं, इसके नाम से भी जानते हैं। दूसरा है प्रयास और भूल का सिद्धांत अथवा प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसके नाम से भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत को जाना जाता है। दूसरा नाम है संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिस्ट थ्योरी। अगला जो नाम है सीखने का बंधन या संबंध सिद्धांत,
जिसको बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, तथा इनके सिद्धांत को अणुवादी सिद्धांत मॉलिक्यूलर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को एसआर थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि एस से स्टिमुलस तथा आर से रिस्पांस होता है। और इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक महोदय स्टिमुलस और रिस्पांस के मध्य जो बंध बनता है, जो बॉन्ड बनता है, उसी के बारे में इन्होंने इस सिद्धांत में बताया है। यही कारण है कि इसके सिद्धांत को एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, तथा इनके सिद्धांत को संयोजनवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी जितना नाम मैं बताया हूँ, ये सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन सभी नामों को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। इन सभी नामों के से इस थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को जानते हैं। थॉर्नडाइक महोदय जो है यह पशु वैज्ञानिक हैं, प्रथम पशु वैज्ञानिक हैं, तथा थॉर्नडाइक महोदय के ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में पहले यह मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यही कारण है कि थॉर्नडाइक महोदय को प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के अधिगम के दो नियम दिए। सीखने के नियमों को इन्होंने दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला है मुख्य नियम तथा दूसरा है गौण नियम। और मुख्य नियम को इन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत किया तथा गौण नियम को इन्होंने 5 भागों में वर्गीकृत किया। तो इनका जो मुख्य नियम है, पहला है तत्परता का नियम और दूसरा है अभ्यास का नियम। और इस अभ्यास के नियम को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, उपयोग का नियम तथा दूसरा है प्रयोग का नियम। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि थॉर्नडाइक महोदय के निम्नलिखित में से किस नियम को 2 अन्य भागों में भी वर्गीकृत किया गया है। तो यह अभ्यास का नियम है, जिसको 2 भागों में उपयोग तथा प्रयोग के नियम के आधार पर भी बांटा गया है। तीसरा जो नियम है वह है प्रभाव का नियम। यह जो थॉर्नडाइक महोदय का यह मुख्य नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है प्रश्न, और इसको इस तरह से पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। तो अगर ये तीनों आप लोगों को याद रहेगा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तो आप उस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और यह जो तत्परता का नियम है, यह बताता है कि बालक जो है अगर सीखता है तो उसके लिए सबसे पहले उसको तत्पर होना जरूरी है। अगर बालक सीखने के लिए, अध्ययन करने के लिए तत्पर नहीं है तो वह अध्ययन की प्रक्रिया को सही ढंग से संचालित नहीं कर पाएगा। और अध्ययन प्रक्रिया को जो बालक के द्वारा जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है अध्ययन के लिए, उस प्रक्रिया को बार बार दोहराना चाहिए, यानी उसका अभ्यास करना चाहिए। अगर उसका बार बार अभ्यास करेंगे तो उसमें जो त्रुटियाँ होती हैं वह बहुत कम त्रुटि होंगी और बालक उसको सही ढंग से अच्छे तरीके से सीख पाएगा। इस अभ्यास के नियम को 2 अन्य भागों में उपयोग का नियम तथा प्रयोग के नियम में बांटा गया है। अगला जो है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम यह बताता है कि जब व्यक्ति पूर्व के अध्ययन में जो प्रक्रियाएं अपनाता है, उस प्रक्रिया से अगर उसको संतुष्टि मिलती है, अगर उस प्रक्रिया से वो जो परिणाम आता है, उस समस्या समाधान का जो परिणाम आता है, अगर वह सार्थक होता है, अगर वह सही तरीके का होता है, तो बालक उस क्रिया को बार बार करता है और उस क्रिया को जो है करने के लिए वो प्रभावित होता है। यानी जो प्रभाव का नियम है वो यही बताता है कि अगर उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो बॉन्ड बनता है, अगर वह उससे जो परिणाम निकलता है वह सार्थक होता है, तो उससे बालक प्रभावित होता है और उस क्रिया को बार बार करने के लिए प्रेरित होता है। अगला जो नियम है वह गौण नियम है। इस गौण नियम में जो 5 नियम है, इन सभी नियमों को अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में यही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गौण नियम नहीं है। तो अगर यह 5 नियम आप जानते रहेंगे तभी उसमें से छांट पाएंगे कि इसमें से कौन सा गौण नियम नहीं है। तो इसमें पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, और चौथा है सादृश्यता का नियम, और 5वां है साचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। इन सभी नियमों को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम लोग इनके प्रयोग को देख लेते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय ने किसके ऊपर प्रयोग किया था। तो थॉर्नडाइक महोदय ने एक भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, और इन्होंने भोजन के रूप में एक मरी हुई मछली को प्रयोग में लाया था। तो हम लोग इनको देख लेते हैं कि इन्होंने बिल्ली के ऊपर किस प्रकार से अपने प्रयोग को सफल बनाया। तो थॉर्नडाइक महोदय ने एक पिंजरा लिया और पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। उस भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने बाहर, उस पिंजरे के बाहर एक भोजन रख दी, एक प्लेट में, एक तस्तरी में मछली को भोजन के रूप में रख दिया। और वह जो पिंजरा था वह पारदर्शी था, यानी जो बिल्ली थी उस भोजन को देख सकती थी। तो जब जो है उस बिल्ली को भूख लगता है तो भूख के कारण वह बिल्ली
क्या करती है, वो पिंजरे में इधर उधर उछल कूद करती है, यानी कूदती फांदती है उस मछली को लेने के लिए, यानी उस भोजन को प्राप्त करने के लिए। फिर दूसरी बार आरोहण फर्स्ट, यानी पहली अनुक्रिया यह है बिल्ली का कि वह उछल कूद मचाएगी। फिर दूसरी बार जो अनुक्रिया करेगी वह बिल्ली के द्वारा पहले जो किया गया अनुक्रिया था उससे थोड़ा कम क्रिया करेगी, यानी बिल्ली के द्वारा जो पिंजड़े है, पिंजड़े की सलाखों को बार बार पकड़ के हिलाया जाएगा। जब वह बिल्ली उस सलाखों को पकड़ के हिलाएगी तो तभी उसको भोजन नहीं प्राप्त होगा। फिर अगले क्रिया में वह क्या करेगी कि सलाखों के बीच से निकलने का असफल प्रयास करेगी। वह सोचेगी कि सलाखों के बीच से निकल करके मैं जाऊं, उस भोजन को प्राप्त कर लूं और अपने भूख को समाप्त करूं, भूख को अपने मिटा सकूं। फिर अगली जो अनुक्रिया है, चौथी अनुक्रिया, उसमें जो है वह बिल्ली जो क्या करती है कि पिंजड़े को खोलने वाले जो लीवर लगा रहता है उस लीवर को अपने पैर से दबाती है, यानी संजोग बस, यानी वो पहले से नहीं जानती कि इसको दबाने से वो पिंजरा खुल जाएगा, यानी संजोग बस उसका पैर जो है उस पिंजड़े के लीवर पे पड़ता है और वह जो है पिंजरा खुल जाता है और बिल्ली जाकर के भोजन प्राप्त कर लेती है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो बिल्ली है शुरू में जो वह क्रिया करती है वह मतलब वह जो क्रिया करती है वह सार्थक नहीं होता, निरर्थक होता है, यानी उस वह जो अत्यधिक कार्य करती है। फिर अगले अनुक्रिया में वह जो पिछला कार्य किया गया रहता है उसको थोड़ा सा कम करती है। फिर जो अगला क्रिया है धीरे धीरे मतलब उसमें कुछ न कुछ संशोधन करके वह क्रिया करती है और लास्ट में जब वो उसका जो मेन उद्देश्य रहता है, जो उद्दीपक रहता है, जब उसको प्राप्त कर लेती है तो उसके बाद वह फिर जब दोबारा अगर भोजन उसके सामने रखा जाएगा तो उस भोजन को वह जो है पाने के लिए इधर उधर उछल कूद नहीं मचाएगी, बल्कि थोड़े से प्रयास में ये तुरंत लीवर पे अपना पैर रख करके उस भोजन को प्राप्त कर लेगी। फिर जब तीसरी कंडीशन आएगा, तीसरी बार उसको भोजन प्राप्त करना रहेगा तो वह इधर उधर की क्रिया नहीं करेगी, निरर्थक कार्यों को नहीं करेगी, बल्कि डायरेक्ट लीवर पे अपना पैर रखेगी और पिंजरा खुलेगा और वह भोजन प्राप्त कर लेगी। यानी बार बार अभ्यास से उस बिल्ली को यह पता चल जाएगा कि यह लीवर को खोलने के लिए इसको जब दबाते हैं तो यह खुलता है और भोजन प्राप्त हो जाता है। यानी वो निरर्थक कार्यों को नहीं करेगा और बार बार अभ्यास से वह सार्थक क्रिया को ही अपना लेगा। यह जो थॉर्नडाइक महोदय का सिद्धांत है इसमें स्टिमुलस तथा रिस्पांस इन दोनों के मध्य एक बॉन्ड बनता है जिसको एसआर बॉन्ड बोलते हैं। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक होता है तथा रिस्पांस मतलब अनुक्रिया होती है। यह जब अनुक्रिया जब उद्दीपक के अनुरूप जब अनुक्रिया की जाती है और अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप जब जो उसका परिणाम निकलता है वह सार्थक होता है तो उसके बीच एक बंध बन जाता है और उसी बांध को हम लोग अधिगम कहते हैं। यानी पिंजड़े और उस भोजन के बीच जो अनुक्रिया की जाती है बिल्ली के द्वारा, जब वो भोजन प्राप्त कर लेता है तो भोजन प्राप्त करने के बीच वह एक बांध बनता है और इसी बांध को हम लोग अधिगम कहते हैं, उसी को अधिगम के नाम से जाना जाता है। और यह जो अनुक्रिया किया जाता है बिल्ली के द्वारा, अगर वह अनुक्रिया संतोषप्रद होता है यानी उसका जो क्रिया रहता है वह सफल हो जाता है तो उसके मध्य जो बंधन होता है वह मजबूत हो जाता है। और अगर क्रिया जो असफल हो जाती है तो उस बंधन को जो है वह कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि बिल्ली फिर दोबारा वह क्रिया नहीं करेगी जिससे कि उसको असफलता हासिल हो। इसके सिद्धांत में, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में कुछ फैक्टर्स काम आते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है चालक यानी ड्राइव। इसमें जो भूख है वह चालक का कार्य करता है, यानी अगर बिल्ली को भूख नहीं लगी रहती तो वह भोजन प्राप्त करने का प्रयास नहीं करती। अगला है वह लक्ष्य है, गोल, यानी जो बिल्ली है उसका मेन लक्ष्य है वह है भोजन को प्राप्त करना। और इसमें जो अवरोध का कार्य करता है वह पिंजड़ा है, क्योंकि अगर बिल्ली पिंजड़े में बंद नहीं रहती तो वह डायरेक्ट भोजन को प्राप्त कर लेती। और इसमें जो अनियमित क्रियाएं हैं, जो बिल्ली है इधर उधर उछल कूद करती है, पिंजड़े को जो सलाखें हैं उसको हिलाती है या फिर इसमें से निकलने के प्रयास करती है, यह उसकी अनियमित क्रियाएं होती हैं। और संयोग बस जो उसको है उसका पैर उस लीवर पे पड़ता है तो यानी संयोग बस उस बिल्ली को सफलता प्राप्त हो जाती है। और जब सही सफलता प्राप्त हो जाती है तो जो बिल्ली है वह सही अनुक्रिया का चयन करती है, यानी इसके पहले जो वह निरर्थक प्रयास की रहती है उसको वह दोबारा नहीं करते है बिल्ली, बल्कि डायरेक्ट जो है वह सही अनुक्रिया को करना जान जाती है। और उसके मध्य जो बांध बनता है उसका दृढ़ीकरण हो जाता है, यानी वह बांध बहुत मजबूत हो जाता है। अब थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए इस सिद्धांत के शैक्षिक अर्थ यानी एजुकेशन में इसका क्या महत्व है उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है बालक में तत्परता, जागरूकता, धैर्य, सक्रियता तथा सतत परिश्रम जैसे गुणों का विकास हो पाता है। यानी थॉर्नडाइक महोदय के इस सिद्धांत से बालक के अंदर तत्परता
या फिर किसी कार्य को सतत रूप से करते रहना, निरंतर अभ्यास करते रहना, ऐसे गुणों का विकास हो जाता है। तथा इसके माध्यम से जो गंभीर चिंतन वाले जो विषय हैं उसके समाधान के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, या फिर दर्शन या फिर समस्या समाधान, इसके लिए जो है बालक को बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। तो यानी थॉर्नडाइक महोदय के इस अभ्यास से यह जो कठिन सब्जेक्ट हैं गणित विज्ञान, इसका भी जो है समाधान किया जा सकता है। लेकिन आगे चल के थॉर्नडाइक महोदय ने 2 पुस्तक लिखा था, उस पुस्तकों में कुछ संशोधन किया। उन्होंने यह कहा है कि न केवल कठिन विषय वस्तुओं यानी गणित विज्ञान को ही नहीं सिर्फ, बल्कि इसमें जो आसान विषय हैं, हिंदी हो गया या फिर पर्यावरण, फिर जितने भी आसान सब्जेक्ट हैं उसको भी सीखना चाहिए। अगली जो विशेषता, अगली जो शिक्षा में इनका इम्प्लीकेशन है वह है बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। बार बार प्रयास करने से बालक जो है उस क्रिया में अभ्यस्त हो जाता है, यानी समस्या का समाधान करने में वह बहुत कम समय लेता है। बच्चों से त्रुटि होना संभव है, यानी बालक जब बार बार प्रयास करेगा तो उससे कुछ न कुछ गलतियाँ होंगी। तो गलतियाँ एक जो बालक का है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर बालक गलती कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि बालक जो है अधिगम नहीं कर पाएगा, यानी जो गलतियाँ होती हैं वह अधिगम प्रक्रिया का ही एक हिस्सा होती हैं। अगला जो है शुद्ध उच्चारण, बालक इस सिद्धांत से सीख जाता है। यानी बालक कोई भी, मान लीजिए हिंदी ही है तो उसको बार बार पढ़ेगा, बार बार अभ्यास करेगा, तो बार बार बोलने से उसका जो उच्चारण होता है वह सुधर जाता है, उच्चारण में सुधार हो जाता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो मंद बुद्धि का बालक होता है वह अधिक प्रयास करके सीख सकता है। यानी जो मंद बुद्धि का बालक होता है वह सोच विचार नहीं कर सकता है, लेकिन बार बार प्रयास कर सकता है। तो इसमें अभ्यास या फिर प्रयास या फिर तत्परता के माध्यम से जो मंद बुद्धि का बालक है वह भी अच्छे ढंग से सीख पाएगा। और थॉर्नडाइक महोदय का एक सिद्धांत है वह है बहुकारक बहुखंड या परमाणुवादी सिद्धांत या बुद्धि का जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसमें जो है थॉर्नडाइक महोदय बुद्धि को सिद्धांत अन्य सिद्धांतों में प्रस्तुत किया है। उस सिद्धांत का नाम है बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत। तो इसको भी हम लोग जान लेंगे। थॉर्नडाइक से संबंधित जितने भी तथ्य थे उसको हमने इस वीडियो में बता दिया। अगर इससे संबंधित कोई भी सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।